भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, BNSS, PSA, sorry, BNSS and BNS already completed, and today we are going to discuss about a new law and that is the BSA. सबसे पहले एक बार इसकी इंपोर्टेंस या इसकी मार्किंग को डिस्कस कर लेते हैं। आपके जो प्री के एग्जाम में आने वाले हैं, प्री के एग्जाम में जो BSA रहेगा उसका वेटेज कितना है? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इट मीन्स दैट अच्छा वेटेज है, नो डाउट। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट में से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये माना जाता है कि उसका वेटेज अच्छा वेटेज। ठीक है, सेक्शंस वेरी इंपोर्टेंट, इंडेक्स बहुत इंपोर्टेंट है इसका। ठीक है, और जितना BNSS में चेंजेस था इतना इसमें नहीं है। ये मान लीजिए कि अगर सबसे कम चेंज हुआ है ना, दैट इज अ BSA, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। BSA पे 95% डिट्टो है, 95 to 97% डिट्टो है, 2-3% का चेंज हुआ है बस। न्यू सेक्शंस बहुत कम ऐड हुए हैं। ठीक है, मोस्टली जो अमेंडमेंट के सेक्शन थे उनको एक न्यू नंबर दे दिया गया है। ठीक है, और जितना चेंजेस हुआ है BSA में वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स को लेकर हुआ है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉनिक वर्ड्स नहीं था वहां पर इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, ऑडियो, इस तरह से उनको ऐड कर दिया गया है, जो BNSS में भी किया गया था। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है कि, मतलब ये मान लीजिए कि आप एविडेंस एक्ट पढ़िए या भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़िए, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। ठीक है, तो सेक्शन की नंबरिंग में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो एक बार इसके बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एनफोर्समेंट डेट क्या रहेगी। सबसे पहले एक्ट नंबर देखिए, एक्ट नंबर इज 47। एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। 2023 का एक्ट नंबर 47। एक्ट नंबर 45 क्या था? BNS। एक्ट नंबर 46 BNSS, BNSS, और एक्ट नंबर 47 इज अ BSA। तो याद रखना 45, 46, 47। ओके, इनेक्टेड डेट क्या है? सेम 25 दिसंबर, 25 दिसंबर 2023। एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। ठीक है, इसको जो डिवाइड किया गया है वो किसमें किया गया है? पार्ट्स, चैप्टर्स, सेक्शन। सबसे पहले पार्ट्स है, पार्ट्स के बाद चैप्टर्स है, और चैप्टर्स में सेक्शन। हाउ मेनी पार्ट्स? 4 पार्ट। हाउ मेनी चैप्टर्स? कितने? 12 होंगे। कितने? 12 होंगे ना। चैप्टर्स कितने हैं? 12। सेक्शन कितने? 170 या 171? 170। तो अब हम है ना क्लास के दौरान ही MCQs भी रखेंगे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि अभी पेपर की आसपास कोई खबर है। तो जब तक चल रहा है तो चलाते रहिए, है ना। तो ठीक है, चलिए। तो दिस इज अ बेसिक इंट्रो। BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। इलेक्टेड डेट 25 दिसंबर 2023। एनफोर्समेंट डेट 1 जुलाई 2024। पार्ट्स, हाउ मेनी पार्ट्स? टोटल आर 4 पार्ट्स। चैप्टर्स कितने हैं? 12 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस कितने हैं? 170। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कीजिए कि जो इसके 4 पार्ट्स हैं उनको भी बाइफरकेट कीजिए, क्वेश्चन आता है क्योंकि। ठीक है, पार्ट्स
फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट इज अ पार्ट वन में तो कुछ भी नहीं है इसमें। पार्ट नंबर फर्स्ट इज अ पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है? पार्ट नंबर फर्स्ट इज अ पार्ट नंबर फर्स्ट में सिर्फ चैप्टर नंबर वन है प्रिलिमिनरी, ठीक है। पार्ट नंबर फर्स्ट इज अ प्रिलिमिनरी एंड हाँ मुझे पता है, एंड दिस इज अ चैप्टर नंबर वन, ठीक है। यही आपका चैप्टर नंबर वन है। इट मीन्स दैट जो प्रिलिमिनरी है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर है, एंड दिस इज द चैप्टर नंबर वन। क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, प्लीज से याद रखना, ठीक है। व्हाट इज द पार्ट नंबर फर्स्ट ऑफ द भारतीय साक्षर अधिनियम? सो दैट इज अ प्रिलिमिनरी। एंड हाउ मेनी चैप्टर इन द पार्ट नंबर फर्स्ट? सो वन एक ही चैप्टर है, और वो भी क्या है, वो भी प्रिलिमिनरी ही है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है इसका जो रेंज है वो क्या है, सेक्शन नंबर वन से लेके सेक्शन नंबर थ्री, हाँ वन एंड टू सॉरी। ठीक है, दो सेक्शन है, वन एंड टू, पार्ट नंबर फर्स्ट। बहुत बार हमें लगता है कि यहां से क्या प्री आएगा, पर सरप्राइज कर देता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पार्ट नंबर सेकंड, एंड पार्ट नंबर सेकंड इज द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है? चैप्टर नंबर सेकंड और हाँ एक ही तो चैप्टर है इसमें, सॉरी, इसमें भी एक ही चैप्टर है, दैट इज अ चैप्टर नंबर सेकंड। और चैप्टर नंबर सेकंड का नाम क्या है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट ही है। सेक्शन की रेंज क्या है? सेक्शन नंबर थ्री से लेकर सेक्शन नंबर 50। ये सोल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। ये पार्ट सेकंड रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, इट मींस दैट चैप्टर नंबर टू इज द सोल ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कहा जाता है कि जिस भी स्टूडेंट की इस पार्ट पर या इस चैप्टर पर कमांड है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को उसने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ पार्ट नंबर थर्ड, एंड दिस इज अ ऑन प्रूफ। पार्ट नंबर थर्ड, व्हाट इज द पार्ट नंबर थर्ड, एंड दिस इज अ ऑन प्रूफ। इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें इसमें चैप्टर नंबर थ्री, चैप्टर नंबर फोर, चैप्टर नंबर फाइव एंड चैप्टर नंबर सिक्स, ठीक है। छह, चार चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर थ्री क्या है बताइए? फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। रेंज क्या है? सेक्शन नंबर 51 से 53। नेक्स्ट इज द डॉक्यूमेंट्री, सॉरी, ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस, एंड दैट इज द सेक्शन नंबर 54 से लेके 55। नेक्स्ट वन इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 56 से लेकर कितना है? 93। नेक्स्ट वन इज exclusion of oral evidence by documentary evidence, by documentary evidence।
एंड रेंज क्या है इसकी? सेक्शन नंबर 94 से 103. This is a part number. This is a part number 3rd. एक एक पार्ट, एक एक चैप्टर से क्वेश्चन आया है. ऑन प्रूफ. इस ऑन प्रूफ में 4 चैप्टर हैं. चैप्टर नंबर 3rd, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6. The first one is a fact which need not to be proved. 51 to 53. Chapter number 4 is the oral evidence. Chapter number 5 is a documentary evidence. And chapter number 6 is the exclusion of oral evidence by documentary evidence. Now the next. Part 4. What is the name of the part 4? Production and effect of. How many chapters? 6 chapters होंगे. नहीं, 4 चैप्टर होंगे. चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10. चैप्टर 7 क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ. रेंज 120. नेक्स्ट इज एस्टोपल. उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा गया क्वेश्चन है. सेक्शन नंबर 121 से 123. नेक्स्ट विटनेसेस. 124 से 139. एंड द लास्ट examination of witnesses. Range एक चैप्टर और है. 11 भी है ना. हाँ. improper admission. Improper admission and rejection of evidence. Section number 169 and 170. 170 नहीं है 12 में. ओनली इसमें सेक्शन नंबर 169 है. एंड लास्ट वन इज चैप्टर नंबर 12. रिपील होगा. रिपील एंड सेविंग. एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 170. तो टोटल पार्ट, टोटल चैप्टर्स एंड टोटल सेक्शंस, मतलब रेंज क्या है वो हमने देख लिया. ठीक है. नाउ कम टू द इंडेक्स. इंडेक्स पर आइए. सबसे पहले इंडेक्स पर आइए और इंडेक्स पर मार्क कीजिए जो आपके इंपोर्टेंट रहेंगे सेक्शन, क्योंकि फिर बाद में ना चैप्टर के करते करते ना वो रह जाते हैं बहुत बार. ठीक है. अपने इंडेक्स पर आइए और इंपोर्टेंट सेक्शंस मार्क कीजिए. देखिए चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 1 से लेकर और सेक्शन नंबर
50 तक सारे, पार्ट नंबर 1 के सारे सेक्शन, पार्ट 1 और पार्ट 2 के सारे सेक्शन जब पढ़ेंगे तो एक बार देख लेंगे कि उनको कैसे याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट 51, 52, 53 तीनों ही है। पार्ट 4 में भी दोनों ही है, 54 एंड 55। पार्ट 5 में थोड़े से आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे खेद है इस बात का। लिखिए, मार्क कीजिए सेक्शन नंबर 56, सेक्शन 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 70, 74, 75, 76। इसमें प्रिजम्पशन वाले में से प्रिजम्पशन वाले में देखिए, एक तो 82, 84, 85, 86, 87, 90, और इसके बाद 92, 93, 92, 93, आफ्टर दैट 91, 92, सॉरी 94, 95, 92, 93 के बाद 94, 95, इसके बाद सीधा 104, 104 बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ की आप मोस्टली है ना सभी सेक्शंस को ही करना। इसमें से सारे सेक्शन ही इंपोर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर रहेगा बर्डन ऑफ प्रूफ का। एस्टोपल में से तीनों सेक्शन, विटनेसेस वाले में से सारे सेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस में से भी सारे सेक्शन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम याद रखना, इंडेक्स के मामले में अगर सबसे ज्यादा वेटेज है किसी सब्जेक्ट के पास तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ठीक है, इट मीन दैट इसका जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे ज्यादा है। मतलब जितने सेक्शन है उसमें से अगर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट सेक्शन अगर हम देखें उसका जो स्ट्राइक रेट है, दिस इज अ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो भारत अगर यूपीएपीओ को टारगेट कर रहे हो तो याद रखना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इंडेक्स को बहुत अच्छे से समझना। साथ में इसमें जो डॉक्ट्राइन्स आएंगे या इसमें जो केस लॉ से पूछा जाता है, या इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बहुत सारे सेक्शन ऐसे हैं जो सेक्शन से नहीं उसके किसी दूसरे वर्ड से पूछे जाते हैं, जो उसका पॉपुलर वर्ड है। जैसे रूल ऑफ नेसेसिटी, वेयर इज द रूल ऑफ नेसेसिटी? रूल ऑफ नेसेसिटी कहाँ है स्टूडेंट्स?
भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कहा है रूल ऑफ नेसेसिटी? तो बताएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेयर इज द रूल ऑफ नेसेसिटी इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम? दिस इज अ डाइन डिक्लेरेशन एंड सेक्शन नंबर, कौन सा सेक्शन है? 26, सेक्शन नंबर 26। रूल ऑफ नेसेसिटी से भी पूछा जाता है। आगे लिख लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है अभी, और भी बहुत कुछ है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहीं नहीं दिया हुआ है, पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी से सेक्शन पूछा जाता है कि कौन सा एजेंसी है, मतलब एजेंसी वाला सेक्शन कहाँ है, एजेंसी का प्रिंसिपल। तो ये कहीं नहीं दिया हुआ है। रजिस्ट्री है ना, सेक्शन का नाम नहीं है रजिस्ट्री, बट पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक सेक्शन नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं जो आपको अलग तरीके से याद करना होगा जिसको। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम वेरी इंपोर्टेंट फॉर द प्री। ये मान लीजिए कि प्री में इसका जो इंडेक्स है, आपके अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन जो हम जब पूरा बीएस से पढ़ लेंगे और आप इंडेक्स पे कुछ चीजें लिख लेंगे, उनमें से 10 क्वेश्चन आपके बीएस 20 में से मिलेंगे। हो सकता है 10 से ज्यादा भी, पर 10 तो आप मिनिमम मानकर चलिए कि आपके इंडेक्स से अगर कोई क्वेश्चन सही होंगे तो कम से कम 20 में से 10 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पूछा जाता है कि वेयर इज द मेंस रिया इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मेंस रिया कहाँ है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेंस रिया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मेंस रिया कहाँ है बीएसए में? मालूम है किसी को? ये बहुत बार रिपीट हुआ है कि वेयर इज द मेंस रिया अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द मेंस रिया इज मेंशन्ड। तो दिस इज योर सेक्शन नंबर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तो सेक्शन अभी याद नहीं है। दिस इज योर सेक्शन नंबर 12। 12 में मेंस रिया है, तो 12 को आपको मेंस रिया से भी याद रखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखिए, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू द बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, सो देयर इज ओनली अ मेंस रिया, नॉट अ मोटिव, है ना? मोटिव नहीं है बीएनएस में। तो बट जो मोटिव है वो किसका पार्ट है? एविडेंस, साक्ष्य का पार्ट है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मोटिव कहां है? वेयर इज द मोटिव? मेंस रिया बहुत बार पूछा गया था, वो दोनों का कॉम्बिनेशन में पूछा जाता है कि वेयर इज द मेंस रिया एंड वेयर इज द मोटिव। तो मोटिव है आपका, देखिए सेक्शन नंबर 6 का पहला वर्ड क्या है? मोटिव। तो सेक्शन नंबर 6 में मोटिव है और सेक्शन नंबर 12 में मेंस रिया है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम तो आप ये मानकर चलिए कि जितना आप छोटी छोटी चीजों को इंडेक्स पर लेकर आएंगे, जैसा भी मैंने आपको हिंट दिए कुछ, जितनी छोटी छोटी चीजों को आप यहां इंडेक्स पर लेकर आएंगे, उतना आपका यूपीएपीओ का एग्जाम में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आपके हो सकता है कि 20 में से 20 क्वेश्चन भी सही हो जाए। जिस तरह से बीएससी का पेपर आता है यूपीएपीओ में, या एविडेंस का पेपर आता है, क्योंकि कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कि हियर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस। कौन सा सेक्शन है ये? हियर से एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस, कौन सा सेक्शन है? अब किसी सेक्शन में नहीं लिखा गया है ऊपर से, कहीं लिखा है किसी सेक्शन में? किसी सेक्शन का पार्ट नहीं है। पर ये पूछता है, वो सेक्शन से पूछता है कि विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट और विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रूव दैट कि इंडियन एविडेंस, सॉरी, हियर एविडेंस नॉट एन एविडेंस। एंड दिस इज योर सेक्शन नंबर 55, सेक्शन नंबर 55, ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट। तो ओरल एविडेंस कैसे आएंगे? डायरेक्ट आएंगे। इसका मतलब क्या है कि हियर से एविडेंस नॉट अलाउड। अब देखो, घुमा दिया ना उसने यहां पर। अब वो कभी भी ये नहीं पूछता कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट कहां है, किस सेक्शन में दिया गया है, कभी नहीं पूछता, आज तक कभी नहीं आया है, ये एग्जाम में आया नहीं कभी भी। हियर से एविडेंस नॉट एन एविडेंस एंड नॉट एडमिटेड।
बाद में सब लिखवाएंगे, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि भारतीय साक्षर अधिनियम की इंपोर्टेंस क्या रहने वाली है। तो भारतीय साक्षर अधिनियम को इतना गहन है, इतना गहरा है भारतीय साक्षर अधिनियम, तो शायद इसको मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। आपके लिए तो नहीं होगा, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट इस इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय साक्षर अधिनियम को कराना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बिकॉज मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें तुम्हें कैसे कराऊं और क्या ना कराऊं। ठीक है, लिटरली मैं आपको बता है ना? तो कल भी मैं मैडम से ये डिस्कस कर रहा था कि भारतीय साक्षर अधिनियम कराना है इनको, और मैंने कहा इनको कैसे कराऊं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें से क्या हटाएं, कैसे कराएं, मतलब बिना डेप्थ में जाए कैसे समझाएं, अपना आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, बट कोशिश करेंगे कि हम भारतीय साक्षर अधिनियम को बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि आप इसको एटलीस्ट प्री के लिए तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर पाए। ठीक है, आप में से कोई स्टूडेंट है जिसने भारतीय साक्षर अधिनियम को पहले पढ़ा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, भारतीय साक्षर अधिनियम को किसने पढ़ा है पहले? आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सर, आसिफ, आपने भारतीय साक्षर अधिनियम पढ़ा है पहले? आसिफ, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 और 12 इंपोर्टेंट नहीं है। नहीं, चैप्टर नंबर 11 और 12 इंपोर्टेंट है, एक एक सेक्शन है ना दोनों में, तो दोनों करने ही है, मतलब एक एक सेक्शन ही है ना, इसलिए नहीं बताए। ठीक है, बाकी चैप्टर नंबर 11 से तो जो सेक्शन नंबर 169 है वो तो इंपोर्टेंट है ही प्री के लिए। बहुत बार पूछा गया है कि जो इम्प्रॉपर एडमिशन है उसके बेसिस पर जो ट्रायल है उसको आप सेटिस्फाइड या रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आसिफ, आपने पढ़ा है? सर, एविडेंस एक्ट पढ़ा है, बस तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एविडेंस एक्ट अच्छे से पढ़ा है तो भारतीय साक्षर अधिनियम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम वहां आएगी जहां एविडेंस भी नहीं पढ़ा है और भारतीय साक्षर अधिनियम आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपने एविडेंस अच्छे से पढ़ा है तो आपको बीएससी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये समझ लीजिए कि इट्स वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन बहुत, मतलब बहुत मेजर स्केल पर चेंज नहीं हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मतलब बहुत मेजर स्केल पर बीएससी में चेंज हुआ है। अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट को एक बार पढ़ लिया अच्छे से, तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द भारतीय साक्षर अधिनियम कंसेप्ट। ठीक है, चलिए। तो कहने का अर्थ यह है बाय एंड लार्ज कि भारतीय साक्षर अधिनियम जितना बेरेक्ट में आपको दिखता है ये उससे कहीं ज्यादा नीचे है, मतलब गहरा है। कहते हैं ना कि बहुत बार आपको जो चीज ऊपर छोटी दिखाई देती है वो नीचे बहुत डीप होती है, गहरी होती है ना? इसी तरह से ये भारतीय साक्षर अधिनियम है। अगर इसके बेरेक्ट की मैं बात करूं तो बेरेक्ट से तो आप ये मान लीजिए कि ना ही तो इसके बेरेक्ट से ज्यादा प्री की संभावनाएं हैं, और ना ही मेंस तो हो ही नहीं सकता, मेंस तो इम्पॉसिबल ही आप मानकर चलिए कि मेंस में तो अगर आपके पास अच्छे नोट्स नहीं है, आपने इसको डीपली नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि आप भारतीय साक्षर अधिनियम के केस में बेरेक्ट इज इक्वल टू नल एंड वॉइड, जीरो, बिल्कुल जीरो है ये। कोई यूजलेस, इट्स अ यूजलेस इंस्ट्रूमेंट और अ डॉक्यूमेंट फॉर द मीन्स ऑफ बीएससी। हाँ, प्री में थोड़ा बहुत काम आ जाता है, पर वो भी तब जब आपने अलग अलग तरीके से मेंस की तरह इसको पढ़ा है। जैसा भी मैंने आपसे कितनी सारी स्टेटमेंट पूछी, अब इसमें कहीं लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है, पर पूछी जाती है।
जैसे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द बीएससी। भारतीय साक्षर अधिनियम का गोल्डन ट्राइंगल क्या है? हाँ, गोल्डन ट्राइंगल मीन्स तीन सेक्शन आते हैं, तो पूछा जाता है कि गोल्डन ट्राइंगल क्या है भारतीय साक्षर अधिनियम का। ठीक है, चलिए। हाँ, ओके, नाउ कम टू द पॉइंट एंड एक बेसिक इंट्रो ले लेते हैं कि साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम है क्या, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो, द नेम इज बी एस और ए। ठीक है, बी एस ए। इस बी को यानी कि भारतीय को कोई जरूरत नहीं है आप इसके डीप में जाएं, बिकॉज इट इज अ कॉमन वर्ड, इट इज नॉट रिलेटेड टू द लॉ। ठीक है, ए फॉर अधिनियम या फिर कहिए एक्ट, बात एक ही है। अधिनियम कहिए या फिर इंग्लिश में एक्ट कहिए, देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन द अधिनियम एंड द एक्ट, बोथ आर सेम, दोनों अलग सेम है। तो इसमें भी मुझे कोई समझाने की जरूरत है नहीं। द मेन क्रक्स इज दैट साक्ष्य एंड दैट इज अ एविडेंस। ठीक है, देखिए, अगर पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट बीएससी का अगर मैं कहूं कि पूरा बीएससी सिर्फ एक वर्ड पर है, ओनली अपॉन अ सिंगल वर्ड, देयर इज ओनली अ सिंगल वर्ड दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम का आपसे मैं पूछूं कि मुझे एक ऐसा शब्द बताइए जिस पर ये पूरा एक्ट निर्भर करता है, डिपेंड करता है, सो व्हाट्स योर आंसर? अपना आंसर दीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक मुझे वो शब्द बताइए जिस शब्द पर पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम डिपेंड करता है, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द भारत, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आंसर मस्ट बी ना सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड में आंसर दीजिए। One student said that proof, one student said that evidence, and one student said that burden of proof. So what's your answer? Admissibility. Okay. बाकी स्टूडेंट्स, आदर्श आंसर, आसिफ, only one student, only one student provide the right answer। सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर सही है और आप तो तीनों का ही गलत है। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज फैक्ट। ठीक है, द राइट आंसर इज फैक्ट। ये मान लीजिए कि इस एक वर्ड के बिना अगर मैं आपसे पूछूं कि एविडेंस क्या है, व्हाट इज एविडेंस या व्हाट इज साक्ष्य, एविडेंस इज द फाइनल कंक्लूजन, एविडेंस इज द फाइनल रिजल्ट। ये तो फाइनल है, ये तो अंत है, ये आदि नहीं है। ये क्या है? ये तो एंड है। आदि क्या है? व्हाट इज द स्टार्टिंग, एंड दैट इज अ फैक्ट। ये आदि है,
ये आदि है, ये अंत है। फैक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एविडेंस इज द एंडिंग पॉइंट। और इस फैक्ट से एविडेंस बनने की कहानी, दैट इज अ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। दिस इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इस फैक्ट को कैसे क्या बनाया जाए, एविडेंस। इसको क्या कहा जाता है, इसी पूरे जो पेचीदगियां हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो सब कहां बताए गए हैं, भारतीय साक्ष्य। विच फैक्ट इज इक्वल टू एविडेंस, which fact admitted as an evidence, which fact not admitted as an evidence, which fact is a relevant fact, which fact is not a relevant fact. Everything is mentioned where, so everything is mentioned here, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धुरी है, वो धुरी क्या है, फैक्ट। द सेंट्रल पॉइंट और द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज द फैक्ट। विदाउट फैक्ट देर इज अ नो वैल्यू ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कोई वैल्यू ही नहीं है इस फैक्ट के बिना। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द फैक्ट। विदाउट फैक्ट देर इज अ नथिंग इन दिस वर्ल्ड। विदाउट फैक्ट तो इस संसार में ही कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप सुबह उठे, आपका सुबह उठना क्या है, एक फैक्ट है। हाँ, आपका सुबह उठना एक फैक्ट है। आपका सुबह जल्दी उठना भी एक फैक्ट है। आपका सुबह लेट उठना भी एक फैक्ट है। एक अपराध हो गया, पर जिस समय आप सो रहे थे और आप पर एलिगेशन लगा कि आपने किया है, हाँ, ये भी एक फैक्ट है। घर ने कहा कि भैया ये किसने तोड़ा है, ये इसने तोड़ा है, इस स्टूडेंट ने। ये नहीं, ये तो उठा ही था तब तक। हाँ, इट्स ऑल्सो अ फैक्ट ना। सो विदाउट फैक्ट कुछ नहीं है, नथिंग। ये यूनिवर्स ही नहीं है इस फैक्ट के बिना। और इसी के लिए बना दिया गया है एक कानून, एंड दैट इज द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम इज अ वेरी नैरोअर कंसेप्ट, वेरी नैरोअर, बहुत नैरो कंसेप्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। द वाइडर कंसेप्ट इज फैक्ट। और इसी वाइडर में से मुझे क्या लेना है, अपने मतलब की चीज लेनी। इस वाइडर कंसेप्ट में से मुझे क्या लेना है, अपने मतलब की चीज लेनी। और वो मेरे मतलब की चीज क्या है, एविडेंस। एवरी एविडेंस इज अ फैक्ट, बट एवरी फैक्ट इज नॉट एन एविडेंस। हर एक एविडेंस क्या है, अपने आप में फैक्ट है, पर हर एक फैक्ट क्या है, अपने आप में एविडेंस नहीं है। एग्जैक्टली। तो कौन वाइडर हुआ, एविडेंस या फैक्ट? फैक्ट वाइडर हुआ ना। यानी कि फैक्ट वो भी है जो एविडेंस से बाहर है, वो भी तो फैक्ट है। अब इन, ये सब फैक्ट है, ये भी फैक्ट, ये भी फैक्ट, ये भी फैक्ट, ये सब फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये सब फैक्ट है, इतना सारा सब फैक्ट है। अब इसमें से मुझे, मेरे लिए ये है, ये ये मेरे लिए तीन काम की चीज, क्योंकि ये जो जो डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड ये तीन फैक्ट है। बाकी के क्या है, सुबह में उठा, मैंने खाना खाया, मैंने ब्रेड पिज्जा खाया, हाँ, या मैंने जैम खाया और मैंने दूध पिया। अरे आपने कुछ भी किया हो, क्या मतलब, बट इट्स ऑल्सो अ फैक्ट ना, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू द डिस्प्यूट, it is not connected with the fact and issue, so how can say that it is a fact as a relevant in the proceeding before the court. The main thing is that only those facts are relevant, huh, which are relevant, which are relevant before the court in the proceeding.
अगर हर एक फैक्ट को हम एविडेंस बनाने लगे तो कभी कोर्ट का प्रोसीडिंग खत्म ही नहीं होगा, नेवर एवर, अनंत काल तक चलेगा एक केस जिसका कोई अंत नहीं होगा। वो अगर रेलेवेंट फैक्ट है तो वो एविडेंस बन जाएगा। एक फैक्ट अगर रेलेवेंट फैक्ट है तो वो एविडेंस ऑब्वियसली, बिल्कुल। ठीक है, चलिए एक जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में बहुत जरूरी है कि आप भारतीय साक्षर अधिनियम के बेसिक कंसेप्ट को समझें। आज हम कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, आज हम इसके ना बेसिक जर्नी को रखेंगे। ठीक है, बाकी तो फिर हमें भागना ही है ना। ठीक है, चलिए। सो हियर इज द जर्नी, और इस जर्नी में कुल 4 स्टेशन है। ठीक है, 4 स्टेशन, स्टेशन नंबर 1, स्टेशन नंबर 2, स्टेशन नंबर 3 एंड स्टेशन नंबर 4 लास्ट। ठीक है, सो हियर आर द 4 स्टेशन इन द जर्नी, एंड द जर्नी बिगिंस फ्रॉम विच स्टेशन, फैक्ट। जो जर्नी शुरू होती है फैक्ट के स्टेशन से शुरू होती है, और खत्म कहां होना है इसको, एविडेंस पर। खत्म कहां होना है इसको, एविडेंस पर। इस इन दोनों स्टेशन के बीच का जो थ्रिल है, जो एक्सपीरियंस है, दिस इज अ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इन दोनों स्टेशन का जो थ्रिल, इन दोनों स्टेशन के, आपने जहां से हमारी एक जर्नी होती है ना, जहां से हम उसको शुरू करते हैं और एक अंत होता है। जैसे अगर हम बहुत ब्रॉडर वे में कहें तो जैसे जीवन जब जन्म लिया तो वो क्या है, एक शुरुआत है, एक बिगनिंग है, और मौत क्या है, एक एंड है, एक कंक्लूजन है। तो इसी तरह से हर एक पार्ट में जितने भी आप रोल प्ले करते हैं, हर एक रोल का अपनी एक स्टार्टिंग है और उसकी एंडिंग है। बिना स्टार्टिंग और बिना एंडिंग का कोई रोल नहीं है इस संसार में, नेवर एवर, ना ही कभी हो सकता है। और उसी के बीच के एक्सपीरियंस को आप क्या कहते हैं, लाइफ। लाइफ क्या है, बिटवीन द, हाँ, बिटवीन द, जब से आप पैदा हुए हैं और जब तक आप मरे हैं उसके बीच का पार्ट क्या है, दिस इज अ लाइफ। इसी तरह से ये है, जहां से शुरू होती है एक जर्नी। अब यहां पर हम आपकी और हमारी नेचुरल लाइफ तो बात नहीं कर सकते हैं, बट एक एक जर्नी शुरू हुई जहां से जन्म हुआ, एंड दैट इज अ फैक्ट। और इसका जो अंतिम बिंदु है, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस जर्नी, एंड दैट इज अ एविडेंस। और इसके बीच की जो कहानी है, इसके बीच का जो एक्सपीरियंस है, थ्रिल है, एंड दैट इज नॉट अ लाइफ, दैट इज अ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जीवन में तो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो लाइफ है, पर यहां पर वो क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सारे का सारा जो फोकस है वो इस पर है कि एट एनी हाउ कॉस्ट एन एडवोकेट वांट द फैक्ट बिकम एन एविडेंस। हर एक एडवोकेट ये चाहता है कि अगर ये हैंकी है, हाँ, इस हैंकी को, दिस इज अ फैक्ट, इट इज अ हैंकी, सो दिस इज अ फैक्ट। अब इस हैंकी को मैं क्या बना दूं, एविडेंस। क्या कहूंगा कि देखो ये उसका हैंकी है मर्डरर का, इस पर उसके फिंगरप्रिंट हैं, इस पर खून के धब्बे हैं। जो खून के धब्बे हैं वो किसके हैं, डीएनए से मैच, विक्टिम के हैं, खून के जो है। ठीक है, तो अब हर एक तो यही चाहेगा ना। तो हर एक एडवोकेट का क्या मानना है, हर एक एडवोकेट का कहना है कि भैया किसी भी तरीके से मेरे फैक्ट को क्या बना दिया जाए, एविडेंस मान लिया जाए। क्यों, क्योंकि जिसकी कोर्ट क्या देखेगा, जो जजमेंट होगा वो किस बेस पर होगा, फैक्ट के बेस पर या एविडेंस के बेस पर, एविडेंस के बेस पर, फैक्ट के बेस पर नहीं होगा। तो तराजू में जो तोला जाता है वो एविडेंस है, फैक्ट नहीं तोले जाते हैं। पर एविडेंस में क्या है, फैक्ट ही तो है।
पर वो फैक्ट है जो रिलेवेंट है, वो फैक्ट है जो एडमिसिबल है। तो ये जो बीच के दो स्टेशन है, ये क्या है? ये जो बीच के दो स्टेशन है, ये इनका नाम है, पहले का नाम है रिलेवेंसी। क्या है? रिलेवेंसी, या फिर कहिए रिलेवेंट, रिलेवेंट फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट। और जो नेक्स्ट स्टेशन है उसका क्या नाम है? एडमिसिबिलिटी। एंड द फाइनल इज दैट एविडेंस। ऐसे कैसे किसी फैक्ट को एविडेंस मान लें? उसे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा, उससे उसे गुजरना होगा रिलेवेंसी की अग्नि परीक्षा से, उसे गुजरना होगा एडमिसिबिलिटी की अग्नि परीक्षा से। जब वो इन दोनों अग्नि परीक्षाओं को पास कर लेगा, तब बनेगा जाकर वो क्या? हाँ, एविडेंस। बिल्कुल नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फैक्ट रिलेवेंट है और वो एडमिसिबल है। It is totally discretion. It is totally about the discretionary power of the court. Either it is admissible or the rejected. That's why the admissibility is also a essential element to become an evidence. तो पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पूरे एविडेंस का आपको अच्छी तरह से समझना है। आप इन चारों पॉइंट्स को पकड़ के रखना। अगर ये छूट गए, अगर ये कहीं से भी आपका कमजोर हुआ, तो आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कभी सोल को नहीं समझ पाएंगे, उससे कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी जुड़ नहीं पाएंगे। एंड दिस इज अ फैक्ट, रिलेवेंट फैक्ट, एडमिसिबिलिटी, एविडेंस। इज इट डन? बेसिक क्लियर हुआ कुछ? ठीक है, तो अब मैं अपने फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट कैसे बनाऊं? क्या कोई केमिकल फॉर्मूला है, कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई जादू टोना? हाँ, हाउ टू फैक्ट बिकम अ रिलेवेंट फैक्ट। इस फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट बनाना है सबसे पहले मुझे, फिर आगे बढ़ना है। अगर ये अग्नि परीक्षा पास नहीं हुई तो आगे नहीं बढ़ सकते, यही मारे जाओगे। तो सबसे पहले जो आपको बाधा पार करनी है, वो बाधा कौन सी है? रिलेवेंट फैक्ट की। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने फैक्ट को क्या बनाना है? रिलेवेंट बनाना है। कैसे बनाओगे? हाँ, तो कैसे कैसे प्रूफ करोगे कि आपका जो फैक्ट है आपके वो मैटर से रिलेटेड है? कैसे मानूं कि मैं आपका फैक्ट जो है वो रिलेवेंट फैक्ट है? तो ये तो आप बता रहे हैं कि चाकू मिला, उस पर मर्डर लगा हुआ, उस पर खून लगा हुआ है, तो वो मर्डर वो माना जाएगा। तो ऐसे कोर्ट तो किसी बातों को मान लेगी क्या? आपकी ओरल स्टेटमेंट को मान लेगी? कल तो ऐसे कोई भी चाकू पे खून लगा के ले आएगा। ना चाकू की कमी है, ना खून की कमी है। हाँ, 100 चाकू पर 100 बार खून लगाया जा सकता है। पार्ट नंबर सेकंड का नाम क्या है? पार्ट सेकंड का नाम क्या है? पार्ट सेकंड का नाम क्या है? रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। मतलब क्या हुआ इसका?
आपको अपने फैक्ट कहां प्रूव करने होंगे? सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन नंबर 50 तक। अगर आपने अपने फैक्ट को इनमें से किसी भी प्रोविजन में प्रूफ कर दिया, आपने अपने फैक्ट को इनमें से किसी भी प्रोविजन में सेक्शन नंबर 4 से लेकर 50 तक, 3 से 50 नहीं, 4 to 50, 3 में तो जनरल प्रिंसिपल है, जो प्रूफ करने हैं 4 to 50 के बीच में करने हैं। आप अपने फैक्ट को यहां ले आइए एट एनी हाउ कॉस्ट। अगर आपने इसमें से अपने फैक्ट को किसी भी एक प्रोविजन में रख दिया, सो हैंस प्रूव, आपका फैक्ट क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। और जब वो प्रूव्ड हो गया तो वो क्या बन गया? अब रिलेवेंट फैक्ट बन गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको अपने इस फैक्ट को क्या करना है? आपको अपने इस फैक्ट को प्रूव करना है। कहां प्रूव करना है? सेक्शन नंबर 4 से लेकर सेक्शन नंबर 50 तक। चाकू पर जो खून है, बाल जो मिला है, स्ट्रगल के जो निशान है, हाँ, ये सब प्रूव होते हैं, याद रखना। ठीक है? जो डेड बॉडी मिली है उस पर जो बाल मिला है वो डेड बॉडी का नहीं है, तो बाल किसका है? इट्स ऑल्सो अ फैक्ट एंड इट्स ऑल्सो प्रूव्ड बिटवीन द सेक्शन नंबर 4 to 50। आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने फैक्ट को प्रूव करना है। कहां प्रूव करना है? 4 से लेकर 50 तक। When your fact proved between the section number 4 to 50, hence it is a relevant fact। तब आपका फैक्ट क्या बन जाएगा? रिलेवेंट फैक्ट। अगर नहीं कर पाए, नहीं बनेगा। When your fact becomes a relevant fact, so now the next one is that वो एडमिट भी होना चाहिए। सिर्फ रिलेवेंसी से काम नहीं चलेगा। रिलेवेंसी इज नॉट इनफ इन इटसेल्फ, must be admissible by the court, must be admissible by court। सेक्शन नंबर 140, सेक्शन नंबर 142 पर आइए एक बार। 142 नहीं, सॉरी, 141। जज टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। कौन डिसाइड करेगा एविडेंस की एडमिसिबिलिटी? जज डिसाइड करेगा। And when admissible, so then this is the story of the भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अ ब्रीफ स्टोरी ऑफ द भारतीय साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हमें बस यही पढ़ना है सारा। फैक्ट क्या है? ये ओरल एविडेंस क्या है? अपना आप में फैक्ट ही तो है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है? फैक्ट ही तो है। एस्टोपल क्या है? फैक्ट है। विटनेसेस का एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, क्या है? सब फैक्ट ही तो है। उसका अपनी बात से मुकर जाना, होस्टाइल हो जाना, क्या है? फैक्ट ही तो है। अब ये फैक्ट कैसे असर डालते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग पर? बस वो ही तो कहानी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। एक विटनेस होस्टाइल हो गया, इज ऑल्सो अ फैक्ट। अब ये फैक्ट कैसे आपका असर डालता है, कैसे इंपैक्ट करता है आपकी प्रोसीडिंग को, वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने बता दिया है। सह अपराधी, अकम्पलिश, अकम्पलिश, अब अकम्पलिश के द्वारा दिया गया कोई बयान, कोई स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है? फैक्ट ही तो है। तो वो वैल्यू किसने बताई है? उस फैक्ट की वैल्यू भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने बता दी है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है कि पूरे फैक्ट से लेकर एविडेंस तक की जो जंग है ना, उस जंग की पूरी जो गाथा है, उसको कैसे यूज करना है, क्या इंपैक्ट हो गया, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, उसका एविडेंसरी वैल्यू क्या होगा, उसको एक्सेप्ट करें ना करें, करें तो कितना करें, और अगर कर रहे हैं तो किस बातों का ध्यान रखें,
कोर्ट मस्ट बी कोज एंड क्वेश्चन। कोर्ट हमेशा किसके साथ करेगी? कोज एंड क्वेश्चन के साथ करेगी एडमिट। एक व्यक्ति मर रहा है, मरते मरते कुछ कह गया अपनी डेथ के कोज के बारे में, तो उसकी ने जो कहा है मरते हुए, अब उसकी बातों को मैं किस तरह से लूं? इज इट अ डाइंग डिक्लेरेशन और नॉट? इज इट अ रिलेवेंट और नॉट? सो दिस इज अ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पर बेस ये है, इस कहानी के बिना भारतीय साक्ष्य अधिनियम को नहीं समझा जा सकता है। एविडेंस क्या है अपने आप में? एविडेंस तो कुछ भी नहीं है। एविडेंस तो फाइनल है, कंक्लूजन है, रिजल्ट है। वो तो अंत है। अंत से पहले की जो सारी कहानी है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। इसी पर तो चलती है सारी। बस किसी ना किसी तरह से मुझे अपने फैक्ट को रिलीवेंट कराना है। इस रिलीवेंट कराने के लिए ही पसीने निकल जाते हैं एक एडवोकेट के। जज टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखने लग जाता है। ऊपर से अपोजिट पार्टी टिकने नहीं देती उस एविडेंस को। जब देखो उसको ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन। सारी लड़ाई कहां है? सारी लड़ाई तो एविडेंस तो, एक बार एविडेंस वर्ड आ गए तो कुछ भी नहीं है। फिर तो क्या है? कुछ भी नहीं होता, अंत है। इस एविडेंस से पहले की कहानी है जो है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अपने बुद्धि के दरवाजे खोलकर रखने पड़ेंगे, याद रखना। ये बीएनएसएस नहीं है। मैं तो बीएनएसएस को, मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि बीएनएसएस इज टू इजी कंपैरेटिवली टू द बीएसए। लिटरली बहुत इजी है बीएनएसएस। सीधी है बेचारी, जलेबी की तरह नहीं है। जो प्रोविजन है वो सीधा है, बेरेक से पढ़ लो। हाँ वो बात है कि लेंदी है, 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। अब लेंदी इसलिए है क्योंकि उन्होंने अच्छी तरह से इलेबरेट कर दिया है सब कुछ सेक्शन में। इन्होंने इलेबरेट ही नहीं किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, छोड़ दिया है जज के ऊपर, प्रोसीडिंग के ऊपर, प्रेसिडेंट्स के ऊपर। जलेबी है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बीएनएस और बीएनएसएस तो ये मानिए कि बहुत इजी है इसके सामने। अगर गहराई से समझने में सबसे ज्यादा जो आपका माइंड यूज होता है ना, तो वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। दो सब्जेक्ट को मैं मानता हूं बहुत गहराई से समझने के लिए, एक टीपीए और एक भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बस ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो मतलब एक जलेबी की तरह हैं, कि इनको समझने में इतना डेप्थ चाहिए कि बहुत ज्यादा। आप तो वो तो शुक्र मनाओगे यूपीएपी उस लेवल का एग्जाम देता नहीं है, वरना भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्वेश्चन अपने आप में सोल्व करना कोई आसान बात नहीं है, टेढ़ी खीर है ये। और ये तभी याद रखना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मैं सीधा सीधा कहता हूं, अपार्ट फ्रॉम द यूपी एंड बिहार, यूपी और बिहार के सिलेबस के अलावा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो बिना मेंस करे बिना हो ही नहीं सकता उसका प्रीव्यू। मैं इसको बिल्कुल डिक्लेयर करता हूं ये बात। अगर सिर्फ और सिर्फ यूपी बिहार को छोड़कर, वो भी सिर्फ एपीओ के एग्जाम, जुडिशरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनली फॉर द एपीओ, यूपी बिहार के एपीओ को छोड़कर कोई भी जुडिशरी का एग्जाम, यूपी बिहार भी हो उसमें चाहे, कोई भी जुडिशरी का एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेंस नहीं आपने किया है, मतलब उसको डिस्क्रिप्टिव वे में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, और आप उसका प्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। ठीक है, चलिए। बीसी क्लियर हुआ तो आ जाइए फिर अपने बेरेक्ट पर।
कोई लिस्ट है जिसमें नए सेक्शन ऐड हुए हैं? एक ही है तो 61 ना, सिर्फ एक नया सेक्शन ऐड हुआ है भारतीय साक्षर अधिनियम में, एंड दैट इज सेक्शन नंबर 61। 170 भी तो होगा, रिपील एंड सेविंग और द शेड्यूल। 161, हाँ वही ना, क्योंकि 161 तो पहले से ही है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ये नया ऐड हुआ है 61, सेक्शन नंबर 61 और सेक्शन नंबर 170, रिपील एंड सेविंग, ये भी पहले नहीं था। दो सेक्शन ऐड हुए हैं भारतीय साक्षर अधिनियम में। सेक्शन नंबर, हाँ, 61 एंड सेक्शन नंबर 170। ठीक है, चलिए। एक चैप्टर भी बढ़ा है। कौन सा चैप्टर बढ़ा है? पहले कितने चैप्टर थे? 11, अब कितने हो गए हैं? 12। कौन सा चैप्टर बढ़ा है? हाँ, अरे सिंपल सी बात है ना, चैप्टर नंबर 12 बढ़ा है ना, रिपील एंड सेविंग, रिपील एंड सेविंग। ठीक है, पहले 11 चैप्टर थे भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट में, अब कितने चैप्टर हो गए हैं? 12। और जो 12 चैप्टर हुआ है वो कौन सा है? रिपील एंड सेविंग। ठीक है, सेक्शन नंबर 61 एंड सेक्शन नंबर 170 नहीं ऐड हुआ। पहले शेड्यूल था इसमें, शेड्यूल शेड्यूल भी आया। शेड्यूल भी नया आया है। पहले शेड्यूल था पर वो उसको रिपील्ड कर दिया गया था, अब फिर से इसको शेड्यूल ऐड किया गया है। ठीक है, तो जो शेड्यूल है वो भी एक नया प्रोविजन। ठीक है, जो शेड्यूल है इसका वो भी अपना आप में क्या है? नया प्रोविजन है। तो ये नए प्रोविजन है इसमें टोटल, न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन ऑफ द भारतीय साक्षर अधिनियम, सेक्शन नंबर 61 एंड 170, चैप्टर नंबर 12, रिपील एंड सेविंग एंड द शेड्यूल। पहले सेक्शन को उठाना है तो इसका नहीं, वो अलग था। चलिए, सबसे पहले इसकी प्रेम्बल पर आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेम्बल ऑफ द भारतीय साक्षर अधिनियम, इसकी प्रेम्बल पर आइए।
An act to consolidate, an act to consolidate the and to provide for general rules and principle of evidence for the fair trial. इसमें से क्वेश्चन बनेगा, याद रखना। सबसे पहले कंसोलिडेट वर्ड को अंडरलाइन कीजिए, सेकंड अंडरलाइन कीजिए जनरल रूल नोट ए स्पेशल। यहां से क्वेश्चन क्या बनाता है, वो जनरल के साथ क्या देता है, स्पेशल रूल्स। तो याद रखना स्पेशल रूल्स नहीं है, क्या है, जनरल रूल्स है। जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर फेयर ट्रायल, फॉर फेयर ट्रायल। ठीक है, अभी जो फेयर ट्रायल है ना, अब देखो इसके ना प्रेम्बल में भी चेंज हुआ है। जब आप इंडियन एविडेंस एक्ट की प्रेम्बल पढ़ते थे तो वहां पर कंसोलिडेट के साथ डिफाइंड भी था और अमेंड भी था। अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें से डिफाइन और अमेंड को हटा दिया गया। ठीक है, पहले ये भी नहीं था, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रूल्स एंड एविडेंस, ये भी नया है जनरल प्रिंसिपल। इसकी प्रेम्बल पूरी तरह से चेंज कर दी है। फेयर ट्रायल जो वर्ड है ये भी नया ऐड हुआ, ये भी नहीं था। ये मान लीजिए कि प्रेम्बल को पूरी तरह से चेंज कर दिया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। इसकी प्रेम्बल ऐसे नहीं होती थी, इसकी प्रेम्बल होती थी वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू कंसोलिडेट डिफाइन अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, दैट्स इट। और अब है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस फॉर द फेयर ट्रायल। तो इसकी जो प्रस्तावना है, इसका जो प्रेम्बल है उसमें कंप्लीटली चेंज कर दिया है। ठीक है, इज इट अ प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ? हाँ, प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, क्या मेंशन करेंगे, प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, एक बार फिर से मतलब उस पर आने से पहले एक बार फिर से थोड़ा बेसिक पर आते हैं, तभी इस पर उस पर आएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं एविडेंस वर्ड की, अब हमने ये तो समझ लिया कि ये जो एविडेंस वर्ड है ये कैसे आता है, या फिर जो साक्ष्य वर्ड है इसके पीछे की कहानी क्या है। अब बात यह आती है कि जो एविडेंस वर्ड है, इज इट रिलेटेड टू द सिविल और क्रिमिनल और बोथ? ये जो एविडेंस वर्ड है ये क्या सिविल से रिलेटेड है, क्रिमिनल से रिलेटेड है, या दोनों से रिलेटेड है? आंसर इज हाँ, जो एविडेंस है वो दोनों से रिलेटेड है, सिविल से भी रिलेटेड है और क्रिमिनल से भी रिलेटेड है। यानी कि जो सिविल, हाँ, जो सिविल प्रोसीडिंग्स है उसमें भी एविडेंस यूज होता है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उनमें भी एविडेंस यूज होता है। तो विदाउट एविडेंस तो ना सिविल प्रोसीडिंग है ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। ठीक है, अब बात यह आती है कि इस एविडेंस की स्टार्टिंग कहां होती है, किस स्टेज पर यह आता है, सिविल और क्रिमिनल में इसका स्टेज क्या है स्टार्टिंग होने का एविडेंस का? जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हो इसकी स्टार्टिंग कहां होती है? सिंपल सी अगर मैं आपको एक बात कहूं कि जब ट्रायल शुरू होता है, सिंपल सी बात, कब क्या शुरू होता है, ट्रायल शुरू होता है। सिविल में आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और क्रिमिनल में आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। सिविल में आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, और क्रिमिनल में आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। ये कहानी है इसकी। तो यहां से एविडेंस शुरू होता है। साक्ष्य को तो दोनों की जरूरत है ना। अगर आपको किसी फैक्ट को प्रूव करना है तो वो फैक्ट सिविल का भी हो सकता है, क्रिमिनल का भी हो सकता है। तो उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको एविडेंस की जरूरत होगी, है ना। तो वो सिविल में भी हो सकता है, वो क्रिमिनल में भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए सेक्शन नंबर 1 पर। इसके सेक्शन नंबर 1 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम और द पार्ट नंबर 1 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पार्ट नंबर 1 कहिए फिर सेक्शन नंबर 1 कहिए। द मार्जिनल हेडिंग ऑफ द सेक्शन नंबर 1 इज शोर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड शोर्ट टाइटल एप्लीकेशन एंड
कमेंसमेंट। देखिए जो इसका फर्स्ट क्लोज है, दिस इज अ शॉर्ट टाइटल, सेकंड क्लोज इज अ एप्लीकेशन एंड द थर्ड क्लोज इज अ कमेंसमेंट। 3 क्लोज है ना, तो पहला क्लोज शॉर्ट टाइटल है, दूसरा क्लोज एप्लीकेशन है और तीसरा क्लोज कमेंसमेंट है।